बोला है कि हम लोग को अगर 360 का वो फेज डिफरेंस निकालना है तो उसमें 0 भी लेंगे, तो बाकी 90 और 180 वगैरह में 0 क्यों नहीं लेंगे हम? बेटा थोड़ा सा अगर करीब आके बोल लो तो मेरे लिए आवाज तुम्हारी समझ में आ जाएगी। बहुत आहिस्ता आवाज है तुम्हारी। मैंने कहा है कि 360 डिग्री वाला जो वो है, हमने जब 360 का फेज डिफरेंस लेना है तो उसमें 0 भी आता है, देखो तो उसके बाद बाकी साइकिल सब में दोबारा नहीं शुरू हो लेंगे। गया ना तुम्हारा। इसके बाद तुम्हारा जो साइकिल है वो दोबारा स्टार्ट हो गया। जो लाजिम मतलब साइकिल तुम्हारा दोबारा स्टार्ट हुआ तो वो एक तरह से वही वेव है जो पहले बनी हुई थी। तुम 360 से आगे चाहो वैसे भी चल सकते हो, तुम चाहो तो जीरो से दोबारा रीस्टार्ट ले सकते हो। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। भाई हमने यहाँ पे फेज एंगल की बात की कि भाई अगर मैं किसी भी पॉइंट के फेज एंगल की जजमेंट करनी होती है तो मैं उस पॉइंट का एंगल नोट कर लेता हूँ। लेकिन व्हाट इफ मेरे पास थीटा का ग्राफ ही ना हो। जरूरी थोड़ी हर दफा एग्जामिनर मुझे थीटा का ग्राफ देगा कि मैं वहां से आराम से फेज एंगल डिटरमिन कर लूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो रही हो। अगर मेरे पास ग्राफ किसी और चीज का आ जाए, जैसे टाइम का आ गया, यही ग्राफ बना हुआ जो ऊपर बना था। यही ग्राफ बना है हमारे पास जो ऊपर की तरफ बना था, और इस वक्त टाइम का मामला। तो देखो भाई अगर टाइम के साथ सिचुएशन है तो ये जो यहाँ तक का पोर्शन है ये तो बेटा टाइम पीरियड के बराबर हो गया ना। सही। और ये आपके पास क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड, ये इस तरह से मामला चल रहे होंगे। हाफ टाइम, क्वार्टर टाइम पीरियड, हाफ, थ्री क्वार्टर्स, फुल, ये इस तरह से सीधे चलेंगी सारी आपके पास। अब लेट्स से एग्जामिनर बोलता है कि मेरे पास ये है पॉइंट ए, मुझे बताओ कि इसका फेज एंगल कितना होगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो टाइम है इस वक्त ये है लेट्स से 2 मिली सेकेंड्स का। जो टाइम पीरियड है वो 2 मिली सेकेंड्स का। और मुझसे बोला जा रहा है भाई पॉइंट ए का आप जो है वो फेज एंगल बताओ। अच्छा टाइम की एक्सिस का जब मामला होगा तो वो गिवन होगा तुम्हें। 0.5 मिली सेकेंड, 1, 1.5, 2, सही है। ये हो जाएगा 2.5, 3, 3.5, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चल रहा है मामला। तो देखो अगर मुझे इस तरह से फेज एंगल मालूम करना है किसी भी पॉइंट का तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है बेटा कि वो टाइम जो उस पॉइंट का है डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 360, मतलब रेशियो की फॉर्म में। ये जब पूरी वेव बनी थी, अगर मैं इसको रेशियो की फॉर्म में लिखूं तो ऐसा, जब पूरी वेव बनी थी बेटा टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ था तो एंगल 360 बन गया था उसमें। तो अगर अब ये छोटा सा सर्टेन सा टाइम है उस वक्त का एंगल फाई होगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यही चीज बन के सामने आएगी तुम्हारे। ये सिंपल रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर आपको किसी भी पॉइंट का फेज एंगल चाहिए हो तो आप टाइम के एक्सिस में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको रेडियंस में चाहिए हो तो टी अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई लिख देना उसको, आपका आंसर रेडियंस में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे कोई भी एक्स वाई जी पॉइंट दे दिया जाए, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ मुझे ये वाला पॉइंट दे दिया गया, ये बी पॉइंट है, सही। और मुझे एक ग्राफ दिया गया था तो मैं ग्राफ से रीड कर पाया किसी तरह से इस पॉइंट के बारे में कि भाई जो पॉइंट बी है, जो टाइम है बी का वो आ रहा है लेट्स से 0.8 सेकेंड्स। मुझे पता है टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड्स का है। जो फेज एंगल चाहिए अगर बी का, तो मैं इसके लिए क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास टी अपॉन कैपिटल टी, मैं लेट से रेडियंस में निकालना चाहता हूँ तो 2 पाई लगाऊंगा। ये हो जाएगा 0.8/2 टाइम्स 2 पाई। तो यहां से बेटा आपको
एंगल बी का पता चल जाएगा। मुझे जरा बताओ कितना आ रहा है फेज एंगल, कैलकुलेट करके बताओ। फोर पाई अपॉन 5, अराउंड 2.5 रेडियंस। और अगर इसी चीज को मैं डिग्रीज में लिखता, ये होता 0.8 अपॉन 2 टाइम्स 360, ये हो जाता है अराउंड 144 डिग्रीज। रेडियंस में भी आप निकाल सकते हो, डिग्रीज में भी निकाल सकते हो। डिग्रीज में निकालने के लिए 2 पाई की जगह आपने 360 डिग्रीज इस्तेमाल किया एंड यू वुड हैव गॉट योर आंसर। तो किसी भी पॉइंट का फेस एंगल निकालना अब इसी तरह निकालो। अगर कोई बोले कि सर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ नहीं है मेरे पास, मुझे एग्जामिनर ने दे दिया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आ गया कि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट तो है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, मतलब वेवलेंथ आ सकती है, टाइम नहीं आ सकता मेरे पास, यहाँ स्पीड भी नहीं दे रहा एग्जामिनर में, ग्राफ बना हुआ है। तो अगर डिस्टेंस का ग्राफ आ जाए तो जिस तरह आपने टाइम के थ्रू जजमेंट की, इसी तरह आप वेवलेंथ के थ्रू भी जजमेंट कर सकते। मतलब इस केस के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा phi इक्वल्स टू d अपॉन लैम्डा टाइम्स 360 डिग्री। तो d क्या है? उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट। तो भाई अगर मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क कर देता, ये वाला, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, तो d जो है ना बेटा, वो यहां से लेके इस पॉइंट तक का फासला, ये है d, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्ट। और वेवलेंथ जो है वो लाजमी बात है यहाँ पे आ रही होगी, वेवलेंथ लैम्डा, यहां से यूज करके वही चीज डिटरमिन कर सकते हो जैसे अभी आपने टाइम के अंदर किया। तो ये वाला मामला, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, गिवन दैट अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ग्राफ गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ गिवन हो, तो t अपॉन कैपिटल टी इंटू 360 डिग्री किया जा सकता है। अब यहां पे अगर मुझे फेज डिफरेंस बोला जाए, तो मुझे एंगल नहीं चाहिए भाई, मुझे डिफरेंस चाहिए, फेज में डिफरेंस कितना आ रहा है, सही। तो भाई देखो, अगर आपको दो पॉइंट के दरमियान में फेज डिफरेंस चाहिए, मैं इसी ग्राफ को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ जरा। ये पीडीएफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बेटा, तो आप इससे परेशान ना भी, समझने पे ध्यान देना। अब अगर मुझे बोलता है एग्जामिनर मुझे ए और बी का फेज डिफरेंस चाहिए, फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, इट्स नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ फेज एंगल्स, सही। कि आज को ए माइनस बी लिख दो, इसको बी माइनस ए लिख दो, डिफरेंस निकालते हो तो वैसे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, आगे वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू, उससे परेशान नहीं होना। आप फेज डिफरेंस जो है वो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, डेल्टा फाई का, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। जब फाई ऑफ बी निकालने के लिए आपने अभी देखा था कि भाई टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इंटू 360 डिग्रीज, और फाई ऑफ ए निकालने के लिए टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इंटू 360 डिग्रीज। बस फर्क क्या होगा, इन दोनों के स्मॉल टीज की वैल्यू में फर्क आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा टी बी माइनस टी ए अपॉन कैपिटल टी इंटू 360 डिग्रीज। तो ये चीज मेरे बच्चे लिखी जा सकती है डेल्टा टी अपॉन टाइम पीरियड इंटू 360 डिग्रीज। डेल्टा टी अपॉन टाइम पीरियड इंटू 360 डिग्रीज। अगर आपको कोई भी दो पॉइंट्स उनके दरमियान का फेज डिफरेंस चाहिए, फेज एंगल नहीं, उनके दरमियान में ये फर्क पता करना है कि इनमें फेज एंगल्स का फर्क कितना है।
इन दोनों की मूवमेंट एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। अगर आपको ये पता करना है तो आप उस वक्त ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहाँ पे अगर मुझे ए और बी के दरमियान का फेज डिफरेंस चाहिए होता, मैंने बी की वैल्यू का जो टाइम अज्यूम किया था वो 0.8 सेकंड अज्यूम किया था, और ए का मुझे पता है 0.5 है। तो अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए हो ए और बी का, तो मैं डेल्टा टी लूंगा, दैट इज गोना बी 0.8 माइनस 0.5, टाइम पीरियड इज गोना बी 2 milliseconds टाइम्स 360 डिग्रीज। तो ये हमारे पास 0.3 अपॉन 2 इंटू 360 डिग्रीज 54। मतलब दोनों पॉइंट्स के दरमियान में 54 डिग्रीज का फर्क है, दोनों की मूवमेंट एक दूसरे से 54 डिग्रीज अपार्ट है। उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स एक ऐसे सर्किल पर मौजूद हैं, अगर एक पॉइंट इधर है तो अगला पॉइंट है वो इधर हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ खाली। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है 54 डिग्रीज का बन रहा है। इट्स लाइक दिस, एक ऐसे सर्कल से प्रोड्यूस हुई है। तो कंफ्यूजन इस चीज के अंदर, यहां तक अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ ले। ठीक है, तो मसला नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे करवा दूं साथ साथ लगे हाथों। बट एक कॉन्सेप्ट होता है लीडिंग वेव का और लैगिंग वेव का। ये वेव लीड कर रही है, लैग कर रही है। ऐसे नहीं बना के देगा। एक वेव ये है, लेट्स सी। मैं ये कॉपी होगा ना, उसी को बना देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वेव ये ऑलरेडी बनी हुई है, मैं एक और वेव यहाँ ड्रॉ करता हूँ। एक ये मैंने ग्रीन कलर की वेव बना दी, ये ऐसे आ रही है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें से कौन सी वेव लीड कर रही है, कौन सी वेव लैग कर रही है। देखो, लीड और लैग का जो अंदाजा होता है वो इस बात से होता है, लीड वो चीज करती है जो पहले स्टार्ट हो। मतलब अगर दो दो स्टूडेंट्स हैं, दो लोग हैं, तो दोनों एक ही स्पीड से भागते हैं। अगर वो दोनों साथ स्टार्ट करते हैं अपनी रेस, तो दोनों एक ही स्पीड पे एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं और एक साथ ट्रेवल करते रहते हैं। लेकिन अगर वो दोनों एक ही स्पीड पे भाग सकते हैं, और ये वाला मामला होता कि भाई एक बंदा पहले अपनी रेस स्टार्ट करता, अगला बंदा बाद में रेस स्टार्ट करता, तो जिसने पहले रेस स्टार्ट की होती, जिसके ग्राफ पहले शुरू होता टाइम में, वो लीड करता, और जिसका बाद में शुरू होता वो लैग करता, क्योंकि लाजिम बात है उसने बाद में भागना शुरू किया। तो अगर रेड और ग्रीन के अंदर देखो तो जो रेड वेव है वो इस वक्त लीडिंग वेव है, और जो ग्रीन वेव है वो लैग कर रही है। कि भाई रेड वाली वेव पहले स्टार्ट हुई है, उसका ग्राफ मीन पोजीशन से पहले शुरू हुआ, और जो ग्रीन वाली वेव है उसका ग्राफ बाद में शुरू हुआ, कुछ सर्टेन इंटरवल बाद, लेकिन बाद में शुरू हुआ। तो
ग्रीन वाली वेव जो है हमारी वो लैग कर रही है, मतलब इट्स लैगिंग बिहाइंड बाय सर्टेन टाइम इंटरवल, जो कि यहाँ से जज हो सकता है। और जो ब्लड वाली वेव है वो आपके पास लीड कर रही है, वो पहले आगे की तरफ जा रही है। अब एग्जामिनर इन दोनों वेव्स के दरमियान में भी फेज डिफरेंस मांग सकता है। भाई इन दोनों वेव्स के दरमियान का फेज डिफरेंस मुझे बताइए कितना होगा। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि भाई आप फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स निकालें, बेटा जैसे पहले आपने दो पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस निकाला था, बिल्कुल इसी तरह आप फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स भी निकाल लेंगे। इसके लिए आपने करना यह है कि जो दो वेव्स आपके पास मौजूद हैं उनके वो पॉइंट्स जो इधर क्रस्ट पे हो या ट्रफ पे हो, उनका टाइम नोट कर लो। लेट्स से मैंने यहाँ पे पॉइंट एक एक्स उठाया, एक पॉइंट वाई उठाया। जो एक्स वाला पॉइंट है उसका टाइम मैं कहता हूं मेरे पास आ रहा है 2.4 मिली सेकेंड्स, या चलो 2.4 सेकेंड्स। और जो वाई वाला पॉइंट है उसका टाइम मेरे पास आ रहा है 2.9 सेकेंड्स। ये दोनों टाइम आ गया। टाइम पीरियड वेव का वही 2 है। जो टाइम पीरियड है दोनों वेव्स का टाइम पीरियड सेम है, एक्स एंड वाई बोथ। तो अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए इन दोनों के दरमियान में, तो जो फॉर्मूला मेरे पास ऊपर था डेल्टा फाई का, जैसे मैंने दो पॉइंट्स के दरमियान का टाइम का डिफरेंस लिया था, यहाँ दो वेव्स के दरमियान का टाइम का डिफरेंस लिया, और वो कोई भी दो कॉमन पॉइंट मैंने उठा लिया, जैसे दोनों के क्रस्ट उठा लिया और उससे उसका टाइम का डिफरेंस ले लिया। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2.9 माइनस 2.4 अपॉन द टाइम पीरियड विच इज 2 टाइम्स 360। मुझे ये पता चल जाएगा मेरे पास जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में डिफरेंस कितना है। ये हो गया 0.5 अपॉन 2 इंटू 360, ये आ गया 90। मतलब दोनों वेव्स के दरमियान में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। एक मिनट रुकिएगा बेटा। ठीक है भाई। तो यहां तक कोई मसला, कोई क्वेरी? सुमन बेटा को कोई सवाल है? वैसे
वहां पे होता है जब इनफ्रिंजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो समझ आते नहीं। कौन से? ना वेव्स ओवरलैप करती हैं, वो स्लिट वाला चीज जो होती है, डबल स्लिट। वो तो सुपर पोजिशन है ना, वो तो सुपर पोजिशन है, उसके आगे की चीज है। चलो अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा डॉपलर्स इफेक्ट की, उसके बाद फिर चलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की ऊपर। उसमें डिफ्रैक्शन के बारे में बता दूंगा, डबल स्लिट और सिंगल स्लिट के बारे में भी क्लियर कर दूंगा। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता था अगर आप उसको रिकॉल करो, तो हम डॉपलर्स इफेक्ट बोलते थे भाई द चेंज इन द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव when the source moves relative observer। जब सोर्स ऑब्जर्वर के रिलेटिव मूव करना शुरू करता है, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि भाई या तो उसकी तरफ आए या उससे दूर जाए, सही। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर के रिलेटिव मूव करना शुरू कर दे, तो उस वजह से आपके पास जो फ्रीक्वेंसी की अपीयरेंस में जो डिफरेंस फील होता है आपको, ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही थी लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो रही है, तो वो चीज जो है उस फिनोमेना को हम डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। वो इस वजह से होता है कि अगर आप मिसाल लो कि भाई आपका एक ऑब्जेक्ट है, सोर्स अब स्टेशनरी है, सही, तो जो वेव्स जो अपनी जगह पे स्टेशनरी होकर प्रोड्यूस कर रही होगी, वो वेव्स एक सर्टेन स्पीड से आगे की तरफ ट्रेवल करती हुई जा रही होंगी, और यहाँ पे एक बंदा एक्स जो है वो आपका ऑब्जर्वर उन वेव्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स की होगी, आपका ऑब्जर्वर उसी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्योंकि जिस रेट पे, जैसे अगर मिसाल के तौर पर एक सेकंड में 5 वेव्स बनी है, तो ऑब्जर्वर को भी एक सेकंड में 5 वेव्स ही मिल रही है, उसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उसे फील नहीं हो रहा। अगर आपके पास सोर्स ऑब्जर्वर की तरह मूव करना शुरू कर दे, सोर्स ऑब्जर्वर की तरह मूव करेगी किस तरीके से, ये देखो। मिसाल के तौर पे आपके पास सबसे पहला वेव फ्रंट बना था, सबसे बड़ा होगा इस वक्त, सबसे पहला वेव फ्रंट है, सबसे बड़ा इसलिए हो चुका है क्योंकि वो बनने के बाद काफी आगे तक फैल चुका है। उसके बाद जो अगला वेव फ्रंट है, उसमें ऑब्जेक्ट अपने ही पॉइंट पे स्टेशनरी नहीं था, मतलब पहले तो ये था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था जब उसने पहली वेव बनाई, और अब क्या हो रहा है कि जहां पे अगर ऑब्जर्वर मौजूद है, तो अब ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, अब जो अगली वेव बनेगी वो कहीं यहां बनेगी, ऑब्जर्वर सोर्स जो है वो यहां आ चुकी है, अब सेंटर ये था, इनिशियल था ये सेकंड, और आगे बढ़ जाए अगर सोर्स इधर आ जाए 3, तो जब रिसेंट वेव बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो मामला ये हुआ है कि जो वेव्स आगे जा रही हैं हमारे ऑब्जर्वर तक, वो एक साइड पे कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है, क्योंकि जो सोर्स वेव बना रही थी वो आगे बढ़ती जा रही है। पहली वेव उसने जहां बनाई थी, अगली वेव उसने उस जगह प्रोड्यूस नहीं की, उससे आगे जाके प्रोड्यूस की, तीसरी वेव उसने उससे आगे जाके प्रोड्यूस की, यानी ये थर्ड वेव है आपके पास, ये सेकंड है, ये फर्स्ट वेव थी। तो अब जो ऑब्जर्वर है उसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील होगी, उसे लगेगा कि यार ये बनी तो एक सेकंड में 3 थी, लेकिन ये मुझे तो एक सेकंड से कम के अंदर तीनों सुनाई देगी, क्योंकि वो तीनों करीब करीब आ गई थी, जो डिस्टर्बेंस थी वो करीब करीब मौजूद थी, उसे ज्यादा फील हो रही है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा फ्रीक्वेंसी, और जो सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी, उसमें फर्क आ गया। यहाँ पे ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी सोर्स से ज्यादा है, क्योंकि जो वेव्स हैं उनके दरमियान में, जो वेव फ्रंट्स हैं उनके दरमियान का टाइम कम हो गया करीब आने की वजह से, जबकि इधर ये था कि ऑब्जर्वर वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा था जो सोर्स की एक्चुअल थी। और अगर मैं ऑब्जर्वर को यहां खड़ा कर देता इस पॉइंट पे, एक ऑब्जर्वर इधर भी होता, ऑब्जर्वर वाई,
इसको जो वेव्स फील होती है क्योंकि भाई वेव फ्रंट्स आगे भी जा रहे होंगे, वेव फ्रंट्स पीछे भी जा रहे होंगे, यू भी निकल रहे होंगे वेव फ्रंट्स। जो ऑब्जर्वर वाई मौजूद है उसको लगेगा कि यार वेव्स के दरमियान में गैप बढ़ गया, पहले इतना गैप नहीं था, अब वेव्स के दरमियान में गैप हो गया ज्यादा। तो नतीजा क्या है, उसे जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा फील होगा और लिहाजा उसे फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। मतलब ये बंदा, दिस वन इज गोइंग टू बी ऑब्जर्विंग फ्रीक्वेंसी व्हिच इज लेस देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी। ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको आप डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल दी जाती थी कि भाई आपके पास जो वो एम्बुलेंस है वो गुजरती हुई जा रही है, या कोई गाड़ी है वो हॉर्न बजाते हुए गुजरती हुई जा रही है, तो आपको जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी में फर्क नजर आता है। जब अप्रोच कर रही होती है तो उसकी साउंड अलग होती है, जब वो रिसीड कर रही होती है तो उसकी साउंड अलग होती है। ये चीज आपकी डॉपलर्स इफेक्ट है। इसलिए एक बेसिक फॉर्मूला बना है इसका कि इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, हम ये कहते हैं कि द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस माइनस vs इक्वल्स fs। ये v क्या है और vs क्या है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो ये जो v है ना हमारे पास, ये है हमारे पास जो साउंड है या जो वेव है उसकी अपनी स्पीड, ये स्पीड ऑफ द वेव है। ये वेव किस स्पीड से ट्रेवल की, जैसे साउंड है, साउंड के लिए वो 330 हो सकती है, 330, 333, 300, कुछ भी आपकी वैल्यू जो है एग्जामिनर यूज करवा सकता है आपसे, वो आपके पास साउंड की हो गई। और vs जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ सोर्स है। ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। भाई जैसा साउंड है एक गाड़ी के अंदर से निकल रही है ना, तो गाड़ी की अपनी स्पीड कितनी है भाई, तो भाई गाड़ी जो है वो 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। एफ एस जो है वो सोर्स की वो है फ्रीक्वेंसी, और एफ नॉट जो है वो ऑब्जर्वर्स की फ्रीक्वेंसी, यही कह लो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, कि उसे कितनी मिली, आवाज कैसे कितनी पता चली। अच्छा, अब ऐड करके कब यूज करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके कब यूज करेंगे, तो देखो इसकी एक आसान सी लॉजिक है। इसकी लॉजिक आसान ये है कि देखो जब आप अप्रोच करेगी सोर्स आपके यहाँ पे, जब आपको ये चीज अप्रोच करेगी, तो मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ ज्यादा आसान हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे ये जो केस है बेटा, ये अप्रोच का केस है, सही, सोर्स अप्रोच कर रही है। जबकि ये वाला जो केस है, ये रिसीड का केस है, जो वेव है वो पीछे हट रही है, सोर्स पीछे की तरफ हट रही है, ऑब्जर्वर से वो चीज दूर जा रही है। तो यहाँ पे जब आप अप्रोच के केस में बात करोगे तो आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी। और इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारा था एफ नॉट इक्वल्स वी अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इक्वल्स इंटू एफ एस, इसमें एफ नॉट बड़ा सिर्फ तब आ सकता है जब डिनोमिनेटर छोटा हो। एफ नॉट की वैल्यू बड़ी सी हमें तब मिल सकती है जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो। अब डिनोमिनेटर छोटा कब होगा, जब सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या लिखोगे भाई, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस। जबकि रिसीड के केस के अंदर आपको एफ नॉट छोटा चाहिए,
और एफ नॉट की वैल्यू छोटी कब होगी, जब आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, मतलब ये v प्लस वी एस हो जाए। ये आपके पास रिसीट का केस हो जाएगा। अगर रिसीट के केस को सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देना, वी और वी एस ऐड हो जाएंगे, इससे एफ नॉट छोटा आएगा एफ से। और अप्रोच का केस है तो एफ नॉट आपको बड़ा चाहिए तो आपको डिनोमिनेटर छोटा करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर स्मॉल हो और आपके पास एफ नॉट की वैल्यू आपको बड़ी हो। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि डॉपलर इफेक्ट में ये नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही रहती है। अक्सर ये लोग समझते हैं कि भाई जब आपके तरफ आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही, ऐसा नहीं होता। एक सर्टन वैल्यू से बढ़ गई, मतलब अगर 20 हर्ट्ज सुननी थी तो 23 हर्ट्ज आ रही है। अब जब तक तुम्हारी तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उस वक्त तक 23 हर्ट्ज ही आ रही होगी। ये नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही चली जा रही हो। जब तक वो चीज आपकी तरफ आ रही है आप 20 का 23 सुन रहे हो, भले आपको बहुत नजदीकी क्यों ना आ चुकी हो, या भले आपसे वो बहुत दूरी क्यों ना हो, लेकिन आप जो सुन रहे होगे वो 23 हर्ट्ज सुन रहे हो, क्योंकि देखो एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रही है। और ये फॉर्मूला जो है, अगर वी और वी एस का कॉन्सेप्ट देखो तो इसमें एक ही आंसर निकलेगा एफ नॉट का। इसमें डिस्टेंस का तो ताल्लुक ही नहीं है कहीं इस फॉर्मूले के अंदर कि करीब हो तो अलग आवाज दिखे और दूर हो तो कोई अलग आवाज दिखे। अगर वो चीज आपकी तरफ बढ़ रही है, भले वो आपसे 10 मीटर दूर हो या आपसे 1 मीटर दूर हो, आपको फ्रीक्वेंसी एक ही सुननी है। अगर 20 हर्ट्ज थी तो आप शायद 23 सुन रहे हो, लेकिन जिस लम्हे वो आपको क्रॉस करेगी, अब आप जो फ्रीक्वेंसी सुनना शुरू करोगे वो बजाय हायर के अब आप लोअर सुनना शुरू करोगे। छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड आता है, बिल्कुल क्रॉस करते हुए एक ट्रांजिशन पीरियड आपको मिलता है, लेकिन अब जब सुनोगे अब बजाय 20 के आप शायद सुन रहे होगे 23 ओ 18, अब आप 18 की वैल्यू सुन रहे होगे। तो ये मत समझना कि जैसे जैसे करीब आएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, दैट डजंट हैपन। एक सेट फ्रीक्वेंसी सुनते हो जब करीब आ रहा होता है और एक ही सेट फ्रीक्वेंसी सुनते हो जब वो दूर जा रहा होता है। पर ट्रांजिशन के वक्त तुम्हें फील होता है कि एकदम से फ्रीक्वेंसी कहीं से कहीं गई, क्योंकि वो अप्रोच से फिर रिसीड के केस में चला जाता है। अगर ये केस है कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही जा रही है तो उसका मतलब वो एक स्पीड में मूव नहीं कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। तुम्हारा जो ये वी है ये वाला, ये वी सॉरी ये भी इंक्रीज होता चला जा रहा है और इसके बढ़ने की वजह से एफ नॉट में कंटिन्यूस डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि देखो जो सिर्फ वी लिखा हुआ है वो तो चेंज नहीं होता, तो इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि वो तुम्हारे पास एक कह लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है, वो एक स्पीड ऑफ साउंड है, तो चेंज नहीं होगी इस तरीके से कि ऑब्जेक्ट के मूव करने से स्पीड ऑफ साउंड में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो तो फिक्स्ड है, तो चीज चेंज हो सकती है, वैसे वी एस है। तो अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़े जा रही है कि भाई 20 से 21 हुई, 22, 23, 24, 25, 26, इंक्रीज इंक्रीमेंट है, तो समझ जाना यहाँ पे एबीएस चेंज हो रहा है। और अगर डिक्रीमेंट है तब भी ये समझ जाना कि बीएस चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट उस वक्त एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो a constant but different frequency of sound is observed। सही है? जैसे अप्रोच के केस में 23 हर्ट्ज instead of 20, no matter how close the object is। और रिसीड के केस में इससे कम। लेकिन अगर एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, now f naught changes as object approaches or recedes from the observer।
This is due to the change in Vs. Vs के चेंज की वजह से आपके पास ये इफेक्ट नजर आ रहा है। तो ये अपने जहन में रखना, ताकि कहीं गलती से ये मत लिख दो कि भाई करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। दैट एंड गोना हैपन, ऐसा कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस आपकी सोर्स एक्सेलरेट कर दे। और एक्सेलरेट करने का मतलब बेटा चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसमें मैग्नीट्यूड का भी चेंज हो सकता है, इसमें डायरेक्शन का भी चेंज हो सकता है। इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, इसमें मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, और इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है कि ट्रैवल करते करते किसी और एंगल पे निकल गया ऑब्जेक्ट, तब भी आपको एफ नॉट चेंज होता हुआ मिलेगा। तो तमाम चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ तक कोई मसला किसी को? चलो 5 मिनट दिमाग को रेस्ट दो, सिर्फ 5 मिनट बाद दोबारा रिज्यूम करते हैं। देखिए सुपर पोजिशन का जो मामला है, इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास। तो पहले तो हमें डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव के बारे में पता होना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे जब वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करती हैं, मिलती हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर और कुछ रिजल्ट क्रिएट करती हैं, तो वो जो रिजल्टेंट वेव है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो देखो सुपर पोजिशन एज द नेम सजेस्ट, ये कहलाती है ज्वाइनिंग ऑफ द वेव्स, वेव्स के ज्वाइन होने को, सुपर इम्पोज होने। तो ये अंडरस्टैंडिंग लिखने वाली डेफिनेशन नहीं है, अभी बता रहा हूँ। इज द ज्वाइनिंग ऑफ द वेव्स। अब लाजिमी बात है, ये कब होगा? जब दो वेव किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। जब तक दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करती उस वक्त तक वो सुपरपोज नहीं हो सकते। तो फॉर सुपरपोजिशन टू हैपन, सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि भाई दे मस्ट मीट एट अ पॉइंट इन स्पेस। Should I say the waves must meet? सही, कहीं ना कहीं आगे उनका ज्वाइन होना जरूरी है। और दूसरा मामला कि बेटा दे वेव्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब ये है कि दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या दोनों मैकेनिकल हो। ये पॉसिबल नहीं है कि लाइट वेव जो है वो आपकी वाटर वेव से इंटरफेयर कर जाए, उसमें सुपरपोजिशन हो जाए। सही? तो ये कंडीशंस एक तरह से इंटरफेरेंस की भी कंडीशंस है और सुपर इम्पोज होने के लिए मतलब दे लगाए द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। कि दो वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर तब तक नहीं करेंगी जब तक वो सेम टाइप की ना हो। सही, और जब तक नहीं इंटरफेयर करेंगी जब तक वो एक दूसरे से मिले ना। जब ये मिलेंगी तो अब सुपर इम्पोजिशन हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो इंटरफेयर करेंगे तो सुपर इम्पोज होंगे। इंटरफेयर मामला होता है मिलने का, और मिलने के बाद जो सिचुएशन होती है वो सुपर पोजिशन होती है। तो अब ये सुपर इम्पोज हो रही है, अब ये वेव्स जोड़ रही है। तो इंटरफेयर करने के लिए for the waves to interfere with one another they must meet at a point in space, and secondly they must be of the same type। ये दो बातें होना हमारे लिए जरूरी थी। फिर जब सुपरपोजिशन होती है तो नतीजा ये आता है कि आपके पास जो नई वेव बनती है वो पिछली वेव्स के मुकाबले में थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंस आता है इसमें? डिफरेंस आता है कि जो नई वेव बनती है उसकी उसके एम्पलीट्यूड, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं वो इंटरफेयरिंग वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होते हैं। अच्छा, वेक्टर सम का मतलब ये है कि भाई अगर मैं बोलूं कि एक का क्रस्ट आया तो अगले का ट्रफ आया, तो मैं सिंपल ऐड नहीं कर दूंगा, मैं उनके साइन के साथ उनके एडिशन की बात करूंगा। अगर एक वेव का क्रस्ट है और अगली वेव का ट्रफ है, तो जब वो मिलेंगे एक दूसरे के साथ तो वो उनके साइन के साथ उनकी डिस्प्लेसमेंट ऐड हो रही होगी। तो इस चीज को अक्सर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर भी लिखते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं, फिर डिफ्रैक्शन के लिए पॉइंट आउट कर दूं कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताएं इधर,
फिर सुपर इम्पोजिशन कैसे होती है? तो सबसे पहली बात ये होती है कि when two waves meet at a point in space, the resultant displacement is the sum of displacements of interfering waves. कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी तो इनका जो सम होगा वो इंटरफेयरिंग वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स का सम होगा। सही। अब ये चीज जो है कि भाई इस जुमले का मतलब क्या है? जुमले का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास दो वेव्स आ रही हैं यहाँ पे, सही? एक वेव ऐसी है और एक वेव ऐसी है। जब इन दोनों वेव्स का बैड अप करोगे तो ये ऐसे मिल रहे हैं किसी पॉइंट पे कि इनके क्रेस्ट और इनके ट्रफ सामने सामने हैं। तो अगर इस वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो +3 था और इसका +1 था, मेरी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो +4 -4 पे जाएगा, क्योंकि जो +3 और +1 है वो एड अप होके +4 बना देंगे। जो -3 और -1 है वो एड अप होके -4 बना देंगे। जो नई वेव बनेगी वो हायर एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी और इसको हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। सही। कुछ रिजल्ट जो निकला है वो बड़ा निकला है, वो बेहतर निकला है। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट। लेकिन अगर यही मामला होता और वेव्स मिलते इस तरह से कि अगर एक का क्रेस्ट होता तो अगले का ट्रफ होता, यहां पे मामला बिगड़ जाता। अगर एक का क्रेस्ट होता और अगले का ट्रफ होता, मिसाल के तौर पर अगर ये +3 होता और इसका -1 सामने आ जाता है इसका, तो यहाँ पे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते और जो रिजल्टेंट वेव बनती वो छोटी बनती, +2 -2 की वेव बनती। ये चीज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इस चीज को आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो मसला यहां तक। एक इसी तरह से होती है बेटा प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है कि वेव्स बिल्कुल ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बिल्कुल ही कैंसिल आउट करने का मतलब ये है कि भाई दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड की थी और जब एक जगह पे आके मिली, एक ऐसी वेव थी एक ऐसी वेव थी, भाई ये भी +2 -2 वाली, ये भी +2 -2 वाली। जब रिजल्ट निकला इनका तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी आके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि ये वाली एक तरह से समझ लो पार्शियल डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रॉय तो हुई है वेव लेकिन पार्शियली डिस्ट्रॉय हुई, फुली डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो ये कुछ मामला है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वेव्स आपस में इंटरफेयर हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तब भी वो आपस में इंटरफेयर कर सकती हैं, लेकिन स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा अगर डिफरेंस होगा तो फिर इंटरफेरेंस नहीं हो पाती, लेकिन अगर स्लाइट डिफरेंस है इंटरफेरेंस पॉसिबल होती है फ्रीक्वेंसीज की वजह से। कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी मिसाल के तौर पे 100 हर्ट्ज है, अगले की फ्रीक्वेंसी 95 98 हर्ट्ज है, इंटरफेरेंस पॉसिबल। और ऐसा होता कहाँ है? ऐसा होता है बीट्स में।
साउंड के अंदर एक चीज होती है जिसका बढ़ते हुए बीट्स। अभी नहीं, पेपरों के बाद पढ़ना है इसके बारे में, सही। ये डॉक्टर बीट्स बाय डॉक्टर ड्रे वाले बीट्स नहीं है ये असल में आपके पास साउंड का फिनोमेना है बीट्स। अब उसको पढ़ना, उसमें वेव जो बनती है ना वो ऐसी बनती है, इस तरह से वेरिएशन हो रही होती है, दो दो वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस होती है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको पढ़ाते नहीं है इतना, लेकिन ये है कि इंटरमीडिएट के अंदर ये चीज होती है, बीट्स वगैरह की फॉर्मेशन और फ्रीक्वेंसीज का आपस में इंटरफेरेंस का मामला। अब जरा बात करते हैं डिफ्रैक्शन की और फिर सिंगल स्लिट और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन की। देखो अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं पहले, तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं बेटा स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव व्हेन इट पासेस थ्रू अ स्लिट और व्हेन इट क्रॉसेस ओवर एन एज। किसी स्लिट में से गुजरे या किसी होल में से वेव गुजरे या किसी एज के ऊपर से क्रॉस होती हुई जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन हो, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, उसकी ट्रैवलिंग में जो वेरिएशन आती है, जो स्प्रेड आता है, उस स्प्रेड को आप डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। हम उसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि भाई इट इज द स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव as it passes through a slit or over an edge। किसी एज पे से गुजरे या किसी स्लिट में से गुजरे तो जो फिनोमेना होता है वो आपका डिफ्रैक्शन कहलाता है। मतलब ये है कि अगर मैं, मेरे पास एक ये कैविटी है भाई, और कुछ वेव्स आ रही थी यहाँ पे स्ट्रेट, तो जब ये से गुजरेंगी ये स्प्रेड आउट होंगी। इस तरह से ये फैलती भी आगे की तरफ जाए। और अगर मैं स्लिट साइज को थोड़ा छोटा कर दूं, अब जो मामला होता है ना, अब स्प्रेडिंग ज्यादा होती है। डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा उस वक्त होता है जब आपका स्लिट साइज और आपकी वेव की वेवलेंथ एक दूसरे के नजदीक हो, मतलब बहुत करीब करीब वैल्यूज हैं उसमें। If the slit size and the wavelength are approximately equal to one another, at that time you'll say you have the maximum diffraction. देखिए यहाँ पे जो स्लिट साइज है वो बड़ा है वेवलेंथ से, so you'll have less diffraction. इसी तरह अगर कोई एज है, पहाड़ का कोना है भाई, आवाज लगाई गई यहाँ से, जो साउंड है वो इस तरह से कर्व होगी, इसका नीचे की साइड पे स्प्रेड होना, ये डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो हमने देखा कि वेव के पास होना, किसी स्लिट से किसी एज से आपके पास आ रहा होता है। तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जब ये परफॉर्म करते हैं। एक हमारे पास है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास पूरी प्लेट में एक छोटा सा होल है और उसमें से हमने लाइट पास करवा दी। मतलब ये अगर मैं बताऊं तो मेरे पास ये एक होल है, वो प्लेट है, इसके दरमियान में से ये होल मौजूद है। तो ये मेरा सिंगल स्लिट है।
या अगर इस तरह से नहीं तो यहाँ पे एक पतली सी कैविटी आपने बना दी कि लाइट यहीं से गुजरेगी और इसके अलावा कहीं से नहीं गुजर सकती। अब पॉइंट होल बना सकते हो, आप लाइंस की फॉर्म में बना सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो जब आप एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन परफॉर्म करते हो कि भाई लाइट को आपने इस होल में से पास करवाया, तो लाइट डिफ्रैक्ट होगी, वो स्प्रेड आउट होगी। मतलब यहां से समझ लो एक स्लाइड सा हमारा होल था, इसमें लाइट एंटर हुई है। अच्छा, लाइट क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो इसका जो स्लिट का साइज होगा ये भी बहुत स्मॉल होगा। लाइट जो होती है आपके पास, अगर विबग्योर पे आप देखो तो ये विबग्योर जो है ना बेटा, ये 400 नैनोमीटर से लेके अराउंड 700 नैनोमीटर तक जाता है। कुछ जगहों पे 350 से 650 भी बोला जाता है, सही है, उससे परेशान नहीं होना, लेकिन एक जनरल मैंने नंबर आपको दे दिया, सही। कुछ जगहों पे ये 350 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर तक भी कंसीडर किया जाता है, तो इट इज बेसिकली द सेम, इससे इतना कोई मसला फर्क नहीं है अभी। तो अब क्योंकि नैनोमीटर्स के अंदर स्लिट साइज वो वेवलेंथ है, तो हमारा जो स्लिट साइज होना चाहिए वो भी नैनोमीटर्स में होना चाहिए, बहुत स्मॉल, ताकि जब लाइट इसमें से पास हो तो डिफ्रैक्ट तो करे अच्छे तरीके से। तो जब लाइट इसमें से पास होती है और डिफ्रैक्ट करती है, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीन लगी हुई थी, यहाँ पे इसका एक पैटर्न बन के सामने आता है। अच्छा, इसका पैटर्न कैसा होता है? देखो, जब हमारे पास विदाउट स्लिट इमेज बनती है ना, तो विदाउट स्लिट ऐसा होता है जैसे एक डॉट बन रहा हो छोटा सा। ये है विदाउट स्लिट, मतलब एक लेजर दी, सीधी पास कराई, सीधी सीधी जाके स्क्रीन पे लग गई। लेकिन जब आपके पास स्लिट आ जाती है, क्योंकि ये स्प्रेड आउट होगा, ये स्मज होगा, ये फैल जाएगा पूरा, ये है विद स्लिट। तो अगर मुझसे कोई बोले ना कि आप उसके इंटेंसिटी का ग्राफ बना के दिखाएं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि लाइट की इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्क्रीन पे कैसे नजर आ रही होगी, तो अगर आपके पास स्लिट नहीं होती तो छोटे से पॉइंट पे सारी इंटेंसिटी कॉन्सेंट्रेट हुई हुई होती। दिस वुड हैव बीन विदाउट अ स्लिट। लेकिन जैसी लाइट स्लिट से पास होगी, क्योंकि वो डिफ्रैक्ट होगी, वो स्प्रेड आउट होगी, तो जो उसकी एनर्जी थी वो बिखर जाएगी। और एनर्जी बिखरने की वजह से, क्योंकि अब वो ज्यादा एरिया कवर कर रही है, तो इंटेंसिटी गिर जाएगी। क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी जो है वो पावर पर यूनिट एरिया होता है। तो अगर स्प्रेड होने की वजह से एरिया बढ़ा, इंटेंसिटी फॉल्स। तो विद स्लिट का जो मामला बनेगा ना बेटा, वो ऐसा बनेगा, ये स्प्रेड आएगा, सेंटर में थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा, क्योंकि लाइट ज्यादा आ रही होती है, उसके बाद ये फैलते गई, साइड में इंटेंसिटी कम। तो ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इसमें एक ही पॉइंट आता है, बस वो समझ हुआ आता है। थोड़े बहुत आफ्टर पॉइंट्स आते हैं इसके, हल्के हल्के आफ्टर पॉइंट्स भी आते हैं यहाँ पे इसके, सही? लेकिन ये कम होता है, हम जितनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं हम यहाँ पे करते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमें ये चीज नजर आएगी, और शायद थोड़े बहुत साइडों में पॉइंट्स, डॉट्स, जो इस चीज से शो हो रहे हैं, हल्की हल्की इंटेंसिटी के आफ्टर मैथ्स। उन्होंने जब ये बात देखी कि यार लाइट जो है वो स्प्रेड आउट हो सकती है इस तरीके से, तो एक काम करते हैं, क्योंकि एक जमाने में जंग चल रही थी इस बात की कि लाइट है क्या, लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है। तो उन्होंने जो जो लाइट को वेव की तरह प्रूव करना चाहते थे ना, उनके पास सुपर पोजिशन एक बहुत जबरदस्त मामला है। क्योंकि देखो, पार्टिकल ये नहीं करता कि दो पार्टिकल्स कहीं गुजरे और फैल जाएं, सही है, वो अब करता है लेकिन पहले नहीं करता था, कि वे दो पार्टिकल्स कहीं से पास हो, उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाए, सही, बिल्कुल स्प्रेड आउट हो जाए और आपस में इंटरफेयर भी करना शुरू कर दें। सही, पार्टिकल का तो ये है, अगर टकराएंगे तो रिबाउंड कर जाएंगे, जनरल यही होता है, ये एक्सप्लोड हो जाएंगे। अब मामला ये है कि भाई अगर लाइट ने ये एक्सपेरिमेंट मतलब प्रूफ कर दिया है, लाइट इंटरफेयर कर गए, तो इसका मतलब लाइट वेव की तरह वेव कर रही है ना, मामला होगा आपके पास। तो हुआ ये, एक मिनट रुकिएगा मैडम।
चलो, तो यहाँ पे हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के ऊपर बात कर ली कि किस तरह से एक वेव स्प्रेड आउट हो रही होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। अच्छा, डबल स्लिट के अंदर मामला ये किया गया था कि भाई उन्होंने एक लाइट सोर्स यूज की और उसके सामने रखा पहले सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट इसे रखा था कि जो लाइट रे यहाँ से आ रही हो ना, वो स्लिट से पास होकर डिफ्रैक्ट हो जाए। ये आपके पास पहले इसकी डिफ्रैक्शन है और इसके सामने उन्होंने रख दी डबल स्लिट। ये आपके पास डबल स्लिट। अच्छा, डबल स्लिट से फायदा हुआ कि आपके पास अब जो दोनों स्लिट्स है ना, वो ऐसे काम कर रही हैं जैसे कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। कोहेरेंट लाइट सोर्स का मतलब ये होता है, या वेव्स, अगर मैं बोल रहा हूँ वेव्स कोहेरेंट है, तो कोहेरेंट का मतलब बेसिकली होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। मतलब वेव्स ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे एक ही सोर्स से निकल रही है, उनके दरमियान का फेज डिफरेंस सेम है। अगर सेम का मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं जीरो है, सेम का मतलब ये है कि जो भी है फिक्स्ड है, तो फेज डिफरेंस वेरी नहीं कर रहा होगा। अगर फेज डिफरेंस वेरी कर रहा होता तो फिर बात अलग होती, क्योंकि फिर पैटर्न जो बनता है ना स्क्रीन पे, वो पैटर्न कांस्टेंट नहीं बनता, वो पैटर्न फ्लक्चुएट करता रहता है। इसीलिए वो कहता है कोहेरेंट सोर्स यूज करो। अब कोहेरेंस के लिए जरूरी ये था कि ऐसे हो कि दोनों लाइट रेज जो हो, तो दोनों स्लिट से निकल रही है, वो एक ही सोर्स से आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक लैंप इस्तेमाल किया, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्ट कराया और फिर सामने रखी डबल स्लिट, ताकि सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्ट होने के बाद जब वो लाइट फैले और डबल स्लिट से निकले, तो इस तरह से यहाँ पे डबल स्लिट से आपकी लाइट रेज बाहर आ रही है। तो मामला ये होगा कि जिस रीजन में ये इंटरफेयर कर रही है एक दूसरे का, मतलब ये वाला जो रीजन है बीच में, इस रीजन में इंटरफेरेंस हो रही है ना सारी, तो जहां पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं अपने पास, तो वो ऐसे बिहेव कर रही है वेव जैसे कि एक ही सोर्स से निकली हो। हालांकि दो लाइट रेज आ रही है, मतलब दो रीजन आ रहे हैं लाइट के, लेकिन दे आर कोहेरेंट इन नेचर, दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और ये तब हो सकता है जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है ना, फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मिसाल देता हूं। भाई दो वेव्स हैं मेरे पास यहाँ पे, एक ये वेव है और एक ये है। अब देखो ये दो वेव्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, कभी ये इन फेज है, कभी ये आउट ऑफ फेज है। जैसे अभी अगर इस वाली पोजीशन में देखो, ये इन फेज है, दोनों के क्रस्ट आमने सामने। यहां देखो ये आउट ऑफ फेज होगा, फिर इन फेज, फिर आउट ऑफ फेज, फिर इन फेज, ये फिर इन फेज। अब ये मसला ये है कि भाई ये पैटर्न जो है ना, ये बार बार वेरी करता रहता है। कभी किसी जगह पे कंस्ट्रक्टिव होगी, कभी किसी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। अब नतीजा ये निकलेगा कि भाई आपके पास कभी पैटर्न बन रहा है, कभी पैटर्न नहीं बन रहा। तो वो इस चीज को चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो, आपके पास पैटर्न बने तो कॉन्स्टेंटली बनता रहे वहां पर। तो ये चीज हमें नॉन कोहेरेंस कहलाती है। तो कोहेरेंट होने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है, ताकि जो गैप है भी वो गैप फिक्स है, वो गैप कम ज्यादा ना हो रहा। अगर एक वेव थोड़ी आगे, अगली वेव थोड़ी पीछे है, तो चलो खैर है, जैसे ये वाला मामला था आगे, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, ये कोहेरेंस है, द कोहेरेंट वेव्स। जो भी फेज डिफरेंस है वो शुरू से लेके आखिर तक सेम चल रहा है। ये वाला मामला है। अगर ये फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती तो ये हाल हो रहा होता, कभी इन फेज होते, कभी आउट ऑफ फेज होते, कुछ बन ही नहीं पाता आपके पास। ये सिचुएशन है। तो जब आपके पास ये दोनों वेव्स आपस में एक जगह पे कहीं इंटरफेयर कर रही हैं, और इंटरफेरेंस के बाद कोई एक रीजन आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये स्क्रीन लगा सकते हैं। तो इस स्क्रीन के ऊपर हमें पैटर्न दिखेगा, यहां से लेके यहां तक, जहां पे इंटरफेरेंस हुई इस पोर्शन के अंदर, यू विल ऑब्जर्व अ पैटर्न ऑन द स्क्रीन।
The pattern is going to comprise of both dark and bright fringes. सेंटर में आपके पास बिल्कुल सेंटर में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर गैप होगा, फिर दोबारा ब्राइट फ्रिंज, फिर गैप आएगा, फिर दोबारा ब्राइट फ्रिंज, फिर गैप आएगा, फिर दोबारा ब्राइट फ्रिंज। ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं सारी ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं। These are bright fringes on your screen. और बेटा इनके दरमियान में जो एम्प्टी स्पेस होती है ना वो कहती है आपकी डार्क फ्रिंज। इनके दरमियान का जो एम्प्टी रीजन होता है ना बेटा वो होता है डार्क फ्रिंज का रीजन। तो ये सब कुछ ये जो दरमियान के स्पेसेस नजर आ रही हैं आपको ये कहलाई जाती है डार्क फ्रिंज। असल में इसको डार्क फ्रिंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइट एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे जो लाइट होती है वहां मौजूद ही नहीं होती। वहां पे आपको अब क्योंकि हम ब्लैक की स्क्रीन लगाते हैं तो वहां पे हमें डार्क रीजन नजर आता है, बाकी जगहों पे हमें लाइट रीजन नजर आ रहा होता है। बाकी जगहों पे हमें लाइट के स्पॉट्स नजर आते हैं और इन जगहों पे लाइट के स्पॉट्स के दरमियान में हमें एम्प्टीनेस दिखती है, तो इसलिए हम इसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है, डार्क फ्रिंज में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। मतलब ब्राइट फ्रिंज पे जो वेव्स आ रही हैं उनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो 0 का है, और जो डार्क फ्रिंज पे वेव्स आ रही हैं उनके दरमियान का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। अगर एक का मिसाल के तौर पे क्रेस्ट पहुंचा है, अगली वेव का ट्रफ पहुंचा होगा। जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले रीजन के अंदर अगर एक वेव का क्रेस्ट आया है, अगली वेव का भी क्रेस्ट आया है, देयर इन फेज एट दैट पॉइंट। क्योंकि नीचे वाले केस में देयर आउट ऑफ फेज विद वन अनदर। और अगर मैं इनका इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस, और इसमें इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। बहुत मामूली सा फर्क आता है, इसलिए इतना डिफरेंस हम दिखाते नहीं है। तो जितने पॉइंट्स है टॉप के दे आर ऑल ब्राइट फ्रिंजेस, और जो दरमियान में रीजन है बेटा ये सब डार्क है। देर ऑल डार्क फ्रिंजेस ऑन दिस वन। ये आपके पास इसका एक पैटर्न इस तरह से नजर आ रहा होता है, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का एक पूरा कंसेक्यूटिव पैटर्न दिखता है आपको। मरियम बेटा वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर होता है जिसमें डिक्रीजिंग इंटेंसिटी बहुत विजिबल आती है। इसके अंदर इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, इतना बड़ा फर्क पता नहीं चलता, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी को इतना चेंज नहीं किया। फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेकिन बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? देखो पाथ डिफरेंस ये होता है कि जब लाइट दो स्लिट से ट्रेवल करते हुए आती है ना लाइट रेज, और स्क्रीन पे आगे कहीं टकराती है, मिसाल के तौर पे एक वेव यहां से आई और अगली वेव ऐसे आई थी, भाई इन दोनों के पास में एक डिफरेंस है सर्टेन। अगर मैं लाइन खींचूं
और इनको सेपरेट करूं तो पता लगा सकता हूं कि इन दोनों की लाइनों में एक स्पेसिफिक डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के ट्रैक्स में एक स्पेसिफिक लेंथ का फर्क है। अगर इसको मैं S1 बोलता हूं स्लिट को, तो ये स्लिट S2 और ये पॉइंट था P, तो भाई एक डिस्टेंस ये आया है S1 टू P और एक डिस्टेंस ये है S2 टू P। S1 से P लेट से मैं मिसाल से बोलता हूं भाई ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और S2 से P का जो डिस्टेंस है वो लेट से 8 सेंटीमीटर का ट्रेवल हुआ। तो इन दोनों के दरमियान में पाथ का भी डिफरेंस है। जो पाथ इन्होंने ट्रेवल किया, दे हैव अ पाथ डिफरेंस। सही, पाथ डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ द पाथ्स टेकन बाय द 2 पॉइंट्स। और मैंने मॉड्यूलस इसलिए लगाया क्योंकि इट डजंट मैटर वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट मैटर्स इज द मैग्नीट्यूड। अब मामला ये होता है कि अगर आपके पास ये पाथ डिफरेंस बराबर हो जाए एन लैम्डा के और एन की जो वैल्यूज आ रही हो वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होल नंबर्स में चल रही हो, तो हम ये कहते हैं बेटा कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पर। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मामला हो रहा होगा, क्योंकि देखो जो फर्क पड़ रहा है वो एक पूरी वेव का फर्क पड़ रहा है। जब भी कभी एक पूरी वेव या दो पूरी वेव या तीन वेव या कभी भी पूरी पूरी वेव का फर्क पड़ता है ना, तो जो पॉइंट सामने सामने आ जाएंगे अब वो पॉइंट्स वो होंगे जो आपस में इन फेज होंगे। मैं मिसाल देता हूं यहाँ पे, जैसे एक वेव मेरे पास ये है, सही, और एक वेव मेरे पास ये है। अभी अगर मैं इन दोनों वेव्स को आपस में एक तरह से ओवरलैप कर रहा हूं, तो भाई दोनों एक दूसरे से इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं कि भाई एक का क्रैश और अगले का ट्रफ इस पॉइंट पे मिल रहा है। अगर मैं एक पूरी वेव लेंथ का डिफरेंस डालूं, तो इसको पीछे ट्रांसलेट कराता हूं, एक पूरी वेव ट्रांसलेट करा दी, मुझे फिर दोबारा यही पोजीशन मिली कि दोनों के ट्रफ मैच कर रहे हैं जहां वेव वन एंड हो रही थी। फिर दोबारा एक वेव का डिफरेंस डालूं मैं, दो वेव का डिफरेंस हो गया, मुझे फिर दोबारा वो पॉइंट मिला जहां दोनों के ट्रफ मीट कर रहे हैं। तो जब भी कभी एक वेव का फर्क पड़ता है ना, तो वेव्स हमेशा आपस में ऐसे मिलती हैं कि दोनों के वो पॉइंट सामने सामने आ जाते हैं जो इन फेज। लेकिन अगर आधी वेव का फर्क डालता मैं सिर्फ ऐसा, अब देखो एक का क्रेस्ट और अगले का ट्रफ होता है, इसी तरह 1.5 वेव का डिफरेंस डालता भाई, ये सिचुएशन थी ऐसी, 1.5 वेव पीछे लेके चला गया मैं, ये यहां से ये एक और आधी और ले गया। ठीक है, पहले यहाँ पे ऐसे मामला आते हैं, ये एक वेव लेके गया पीछे और आधी वेव और ले गया पीछे। अब देखो सारे वो पॉइंट सामने सामने आ रहे हैं जो आउट ऑफ फेज है, एक का क्रेस्ट तो अगले का ट्रफ। यहां से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आप तो ये जो चीज आती है ना हमारे पास, ये वाला मामला हमें पार्ट डिफरेंस अगर 1.5 या 2.5 या 0.5 का कोई भी ऑर्डर हो, बस 0.5 हो रहा है, अगर उसमें 0.5 का डिफरेंस पड़ रहा है वेव में, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के होंगे। तो अगर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो और एन 0, 1, 2, 3, 4 चल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव। इसी तरह से अगर पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो और एन की वैल्यू इस बार 0.5, 1.5, 2.5 इस तरह से चल रही हो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं मिसाल लेता हूं, लेट्स से भाई ये केस था मेरे पास, अगर मेरी वेवलेंथ, अगर मेरे पास वेवलेंथ जो है वो लेट्स से फॉर एग्जांपल आ रही है, मैं एक नंबर अज्यूम कर लेता हूँ ना यहाँ पे कि मैं प्रूव कर सकूंगा।
लेट्स से अगर वेवलेंथ थी 0.4 सेंटीमीटर की, अगर वेवलेंथ थी 0.4 सेंटीमीटर की और मुझे चेक करना है कि भाई कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, तो मैं अप्लाई करूंगा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला। पार्ट डिफरेंस कितना है भाई? 10 माइनस 8। वेवलेंथ कितनी है भाई? 0.4। एन की वैल्यू आ रही है 5। मतलब 5 वेव का फर्क पड़ेगा जब इस पॉइंट पी के ऊपर दोनों तरफ से आने वाली वेव्स मिलेंगी। अब क्योंकि ये होल नंबर है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहाँ पे मैक्सिमा नजर आएगा आपके पास, ब्राइट फ्रिंज दिखेगी आपको। और अगर मेरे बच्चे हमारे पास ये सिचुएशन हो कि लैम्डा की वैल्यू लेट्स फॉर एग्जांपल 0.8 सेंटीमीटर होती है, और अब मुझे बोला जाएगा भाई चेक करो पार्ट डिफरेंस भाई, ये 10 माइनस 8 इक्वल्स एन इंटू 0.8, ये हो जाएगा 2 अपॉन 0.8, ये आता 2.5। एन की वैल्यू 0.5 में आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। एग्जामिनर इस तरह के सवालात देता है आपको कि आपके पास एन की वैल्यू आप निकाल के पहचानते हो वहां पे कि भाई कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। आपको बताता नहीं है कि वहां कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, आप एन की वैल्यू निकाल के पहचानते हो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो शराइत हो गई, एक तो पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा हो और वेव्स इन फेज हो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी दो शराइत हो गई कि भाई एक तो आपके पास पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा में एन की वैल्यू 0.5 पे चल रहा हो और फेज डिफरेंस जो 180 डिग्रीज का। ये दो कंडीशंस आपके सामने आ रही है। कोई मसला यहाँ तक भाई? ठीक है, सब क्लियर है भाई? ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला डबल स्लिट का लैम्डा डी ओवर ए। क्या चीज क्या होती है ये देख लो। अगर ये डबल स्लिट था और ये स्क्रीन थी, तो डबल स्लिट से लेके स्क्रीन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है डी बेटा। एक ब्राइट फ्रिंज और अगली ब्राइट फ्रिंज के दरमियान का फासला होता है एक्स। सही। इसी तरह एक डार्क से अगले डार्क तक का भी फासला बोल सकते हो एक्स, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट होते हैं सारे। तो इनके दरमियान का जो फासला होता है, दीज फ्रिंजेस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर, ब्राइट फ्रिंजेस। तो दो ब्राइट के दरमियान में बोल दो या दो डार्क के दरमियान में बोल दो, एक ही बात है। लैम्डा वेवलेंथ है और ए जो है बेटा वो स्प्लिट सेपरेशन है। ये दोनों स्प्लिट्स आपस में कितनी दूर दूर, एक आप स्प्लिट सेपरेशन बोलते हैं।
डी आपके पास स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस है और एक्स फ्रिंज सेपरेशन है। क्लियर है? अब इसमें कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लोगे, कैलकुलेशन का मसला नहीं है। एग्जाम में पैरामीटर से चीजें पूछता है। जैसे भाई कि वो आपसे बोल दे कि मैंने एक्स अगर बढ़ाना है, तो मैं पता है एक्स जो है वो वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी से भी डायरेक्ट है और ए से इनवर्स है। तो जो चीजें फॉर्मूले से लिंक्ड है वो समझ में आती है कि भाई अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा एक्स बढ़ जाएगा, डी बढ़ाऊंगा एक्स बढ़ जाएगा, मतलब फ्रिंजेस दूर हो जाएंगी। अगर ए बढ़ाऊंगा तो एक्स कम हो जाएगा, फ्रिंजेस करीब करीब आ जाएंगी। ये जो वेवलेंथ वाला मामला है ना, वो सीधे सीधे मुंह नहीं पूछता, वो घुमा के पूछता है। वो घुमा के कैसे पूछता है? वो बोलता है कि मैंने मिसाल के तौर पे ब्लू लाइट जो है वो कह लो कि यूज करना शुरू कर दी इंस्टेड ऑफ रेड। अब बताओ क्या फर्क पड़ा है? सही, ब्लू लाइट इस्तेमाल कर लिया उसने इंस्टेड ऑफ रेड। तो बच्चों को हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो पैटर्न लिखेंगे विबग्योर का। हमें पता होना चाहिए बेटा ये पैटर्न इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, जो मैंने बताया था 400 से 700 नैनोमीटर तक जा रहा है। अगर वो बोल रहा है कि पहले रेड इस्तेमाल हो रहा था और अब ब्लू कलर इस्तेमाल होना शुरू हो गया, मतलब वेवलेंथ कम कर दी उसने। उसने एक लेस वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल कर ली। अब वेवलेंथ कम होगी तो क्या होगा, एक्स भी कम हो जाएगा। Fringes are going to approach closer to one another. See, they'll be comparatively closer. अच्छा, फ्रिंजेस के बारे में जब भी जवाब देना ना, तीन बातें जरूर बताना। कौन सी तीन बातें भाई? ब्राइटनेस और ब्राइट फ्रिंज, डार्कनेस ऑफ द डार्क फ्रिंज, और तीसरा सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस। हमेशा ये तीन बातें बताना। कोई भी पैरामीटर वो आपसे मांग ले, भले 1 मार्क का दे रहा हो, 2 मार्क का दे रहा हो या 3 मार्क का दे रहा हो, हमेशा इन तीनों बातों को बता के अपना आंसर मुकम्मल करना। कि ब्राइट फ्रिंज की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, डार्क फ्रिंज की डार्कनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, और सेपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इससे ना ब्राइट फ्रिंज की ब्राइटनेस पे कोई फर्क आएगा, ना डार्क फ्रिंज की डार्कनेस पे कोई फर्क आएगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ सेपरेशन के ऊपर। इसी तरह डी का मामला है, लेकिन डी के मामले में ब्राइटनेस में थोड़ा सा इफेक्ट आता है, क्योंकि जब आप डिस्टेंस बढ़ाते हो ना, तो मसला ये होता है कि एरिया बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी हल्की सी कम हो जाती है। मतलब ब्राइट फ्रिंज ब्राइट तो नजर आती है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी लाइट हो जाती है, क्योंकि स्पॉट्स जो है वो बड़े हो जाएंगे साइज के अंदर। और ए का एक मामला आपने देख लिया भाई, ए का तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा, आप ए बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, ब्राइटनेस वगैरह पे कोई फर्क नहीं आता। कभी कभार सवाल देता है कि मैंने दो में से एक स्लिट को थोड़ा सा बंद कर दिया, दोनों स्लिट थी उनमें से एक स्लिट को थोड़ा सा बंद कर दिया, कोई फिल्टर लगा दिया उसको कि लाइट की इंटेंसिटी वहां से कम आ रही है। अब बताओ, अब लाजमी सी बात है जब एक जगह से लाइट की इंटेंसिटी कम आएगी और अगली जगह से ज्यादा आ रही होगी, तो जो वेव्स होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, एक से ऐसी वेव होगी, एक से ऐसी वेव होगी। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो भी अच्छी नहीं होगी, और जो डिस्ट्रक्टिव होगी वो भी अच्छी नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब तो बनेगी, लेकिन पहले जितनी हो रही थी अब उससे कम होगी, एम्पलीट्यूड अब उससे छोटा मिलेगा था। क्योंकि पहले मिसाल के तौर पर दोनों +3 वाले थे, तो +6 की एम्पलीट्यूड की वेव बना दिया करते थे, सिर्फ समझाने के लिए। अभी क्या मामला है कि भाई एक +3 वाला एक +1 वाला है, ऐड होगी भी +4 ही बनेगी। तो पहले जितनी ब्राइटनेस थी अब ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसी तरह डार्कनेस की अगर मैं बात करूं, तो डार्कनेस जो है वो डार्क फ्रिंज जो है वो लेस डार्क हो जाएगी, क्योंकि अब प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो सकेगी। पहले प्योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, वेव एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे एनाइलेट कर रही थी, अब नहीं कर पा रही मुकम्मल तौर पे एनाइलेट। पंगा है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इशू है कि डार्क फ्रिंज होगी वो लेस डार्क होगा,
तो डार्क फ्रिंज को डार्कर नहीं बोलना, डार्क फ्रिंज का मतलब ऑलरेडी प्योर डार्क है। आप डार्क फ्रिंज को ये कह सकते हो कि डार्क फ्रिंज जो आपके पास वो लेस डार्क होगी। और आखिरी मामला है सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस का। सेपरेशन वही रहेगी क्योंकि लैम्डा डी और ए में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर इनमें से कुछ चेंज होता तो हाँ बात बनती कि भाई सही है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या किया, मैंने जो मेरी लाइट की सोर्स थी उसको डबल स्लिट से दूर कर दिया। पहले अगर लाइट की सोर्स यहां थी, अब मैं लाइट की सोर्स इधर ले आया। मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा मेरे पास अपने इस तमाम चीजों के ऊपर। ब्राइटनेस में क्या फर्क आएगा, डार्कनेस में क्या फर्क आएगा, और सेपरेशन में क्या फर्क आएगा। हुसैन बेटा ये तुम खुद ट्राई करने की कोशिश करना, जहां मसला है मुझसे पूछ लेना। ये चीजें तो क्लियर कर रहा हूं ताकि तुम तो क्वेश्चन तो फिर तुम खुद कर लोगे। अब क्या फर्क आएगा, मैं लाइट के सोर्स को पीछे ले गया। देखो सेपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा डी ए तीनों में से कुछ भी चेंज नहीं किया, सेपरेशन अनअफेक्टेड है। फर्क पड़ेगा ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज पे, वो लेस ब्राइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लाइट सोर्स दूर ले जाओगे तो लाइट सोर्स की इंटेंसिटी जो डबल स्लिट पे पड़ रही है वो कम हो जाएगी, तो जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो भी लेस ब्राइट बनेंगी। जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो भी कंपैरेटिवली लेस ब्राइट बनेंगी। डार्क फ्रिंज डार्क होगी, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखो जो इंटेंसिटी गिरी वो दोनों की गिरी है। दोनों स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी में आपको फॉल नजर आया। तो डार्क फ्रिंज कभी भी प्योर डार्क है, मतलब ये नहीं हो कि एक की इंटेंसिटी कम हो गई अगली की ज्यादा, अभी दोनों ऐसी हो गई हैं। सही, तो आप जब इंटरफेरेंस करेंगी तो डिस्ट्रक्टिव तो भरपूर करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगे एक दूसरे को, दोनों +1 -1 वाले मामला हैं। लेकिन जो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी वो अब कम होगी। पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा हो रही थी, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको कम मिलेगी कंपैरेटिवली। ये एक थोड़ा सा मसला आपको नजर आए। और फिर इसके बाद आगे की चीज सेपरेशन, मैंने बताया इसका कोई अनअफेक्टेड। इसी तरह बेटा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट है। मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक सवाल तुम लोगों को करवा दूं जरा यहाँ पे, सवाल के साथ ही तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं जो लिखा हुआ है मैं उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत समझाता भी चला जाता हूँ ताकि कम टाइम में मामला हो जाए। देखो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर सिचुएशन ये थी कि वो डबल स्लिट का मसला ये था कि डबल स्लिट में जो वेव्स आती थी इंटरफेरेंस करती थी और आपके पास पैटर्न बनता था। पैटर्न में दो मसले थे। पहला मसला तो ये लिखा हुआ है, the fringes were very close to one another to observe an interference pattern। बहुत नजदीक नजदीक फ्रिंजेस बनती थी तो ऑब्जर्वेशन बुरी होती थी। दूसरा मसला ये था कि जो इंटेंसिटी होती थी ना वो इतनी कम हो जाती थी, क्योंकि आपको सोचो इतना पतला सा दो स्लेटें खाली, बाकी सारी लाइट तो बैरियर से रिफ्लेक्ट हो गई। बाकी सारी लाइट जो है वो तो बैरियर से रिफ्लेक्ट हो गई, आपके पास सिर्फ दो छोटे छोटे होल्स थे जिनमें से लाइट पास होती भी आ रही है, इंटेंसिटी बहुत गिर जाती थी, तो ब्राइटनेस भी बहुत कम होती थी। तो उन्होंने ना बोला कि एक काम करते हैं, दो फ्रिंजेस यूज नहीं करते, मल्टीपल फ्रिंजेस, थाउजेंड्स ऑफ फ्रिंजेस लगा दी उन्होंने 1 सेंटीमीटर में, और इसे बनाया एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ऐसा होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। जिन्होंने मुझसे मेरा ख्याल से ये चैप्टर पढ़ा है उनको मैंने प्रॉब्ली ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग शायद दिखाई भी थी क्लास के अंदर, याद पड़ा है मेरा ख्याल से तुम लोगों को दिखाई है, मेरे बैच के थे। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में सिचुएशन ये होती थी, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्लिट्स हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो मेजॉरिटी लाइट पास हो पाती थी, लाइट्स वर एबल टू पास थ्रू।
और हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखता था बेटा, सेंटर में ब्राइटेस्ट फ्रिंज, उसके बाद गैप, फिर दोबारा ब्राइट फ्रिंज है, उसकी इंटेंसिटी कम, फिर ब्राइट फ्रिंज है, उसकी इंटेंसिटी और कम, फिर ब्राइट फ्रिंज है, उसकी इंटेंसिटी और कम, ये इंटेंसिटीज कम होती जाती थी। और दूसरा, इनके दरमियान का जो गैप होता था एक ब्राइट फ्रिंज से अगले ब्राइट फ्रिंज के दरमियान का, वो गैप बढ़ता चला जाता। जितना डिस्टेंस पहले ब्राइट और दूसरे ब्राइट में है, उससे ज्यादा डिस्टेंस आपके पास अगले दो ब्राइट फ्रिंजेस में होता है, और ये बाकायदा नजर भी आ रहा है। इसमें जो सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा। मैक्सिमम बोला जाता है मैक्सिमम फ्रिंज वाले, मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस वाले फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबसे पहली आपके पास ब्राइट फ्रिंज आती है सेंटर में, उसको हम बोलते हैं बेटा जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमम। फिर उसके बराबर वाली जो दो होती है उनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, इस तरह से चलता है। और ये यहाँ पे एक सर्कुलर स्क्रीन पे आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल कलर्ड, ये मोनो बेसिकली मींस वन। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मींस सिंगल कलर्ड सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स, ग्रेटिंग से पास करवाया, सेंटर में जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा आया, फिर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, और उनके दरमियान में मिनिमाज आ रहे होते हैं। मिनिमा बोला जाता है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। ये नहीं बोला यहाँ लाइट नहीं पहुंचती, लाइट यहाँ तक आती है लेकिन एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। और इसमें हम गैप मेजर नहीं करते, इसमें हम एंगल मेजर करते हैं, थीटा। जीरो से फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो से सेकंड ऑर्डर का, जीरो से थर्ड ऑर्डर का, इस तरह से हम एंगल मेजर करते रहते हैं। ये आसान होता था एंगल मेजर करना बनिस्बत इस चीज के। सर्कुलर स्क्रीन लगाओ और जहां पे भी स्पॉट नजर आ रहा है नोट कर लो एंगल कितना, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर तो सर्कुलर स्क्रीन पे तो मार्किंग कर सकते हो ना आप ऑलरेडी। और जो उसका इंटेंसिटी का डिस्टेंस से ग्राफ होता है बेटा वो ऐसा होता है। सबसे दरमियान वाली फ्रिंज जो होती है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, you have the maximum intensity। उसके बाद इंटेंसिटी कम होती है और कम होती चली जाती है। और जो फ्रिंजेस होते हैं ना वो ज्यादा फैले भी नहीं बनते, छोटे छोटे बनते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होती है लाइट सोर्स। जैसे पहले मैंने डबल स्लिट का बनाया था, बहुत बिखरा हुआ बनाया था, फैला फैला फ्रिंजेस बनाए थे, नहीं ये फैले में नहीं होते, ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और दरमियान में जो डार्क फ्रिंजेस है, जो मिनिमा है, उनकी लोकेशन वाज़ेह नजर आती है, ये गैप बहुत ज्यादा होता है। जो मैंने डबल स्लिट का बनाया था उसमें मैंने जैसी एक एंड किया था वैसे ही अगला स्टार्ट करवा दिया था। यहाँ मैंने ऐसा नहीं किया, आप देख सकते हैं एक फ्रिंज के एंड होने के बाद अगली फ्रिंज में एक गैप नजर आ रहा है। यहां पे इस तरह का पैटर्न बनता है आपके पास। तो यहां पे इंटेंसिटी गिरती चली जाती है और सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती है, उसका पैटर्न हमेशा ऐसा बना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। इसकी डेरिवेशन मैंने यहाँ की हुई है लेकिन मैं अभी उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहा क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं इसकी कैलकुलेशन में चाहूंगा कि तुम लोग समझ लो। इसका फॉर्मूला है n लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। इसमें n होता है बेटा ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमम, जीरोथ ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा ऑर्डर है। लैम्डा है वेवलेंथ, डी दो लाइंस के यानी दो स्लिट्स के दरमियान का फासला, जैसे ए होता था ना वहां पे दो स्लिट के दरमियान का फासला, यहाँ पे भी जो डी है वो है दो स्लिट्स के दरमियान का फासला। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा आपके लिए आसानी नहीं करता, यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए आपने थोड़े से जतन करने पड़ते हैं। जतन ये करने पड़ते हैं कि एग्जामिनर आपको क्या बताता है, एग्जामिनर आपको बताता है कि भाई इतनी लाइंस है 1 मिलीमीटर में। असल में लाइन क्या होती है, लाइन दो स्लिट के दरमियान का जो जो एक स्पेस होता है उसको लाइन बोलते हैं। ये दो स्लिट्स हैं, ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में जो एरिया है स्क्रीन का वो लाइन है, स्क्रीन बोल रहा हूँ आपको। ग्रेटिंग का जो एरिया है, मतलब ये एक स्लिट या अगली स्लिट, इनके दरमियान में जो रीजन उसको आप लाइन बोल रहे हैं। तो मसला ये है कि ये इतनी छोटे छोटे होते हैं, एग्जामिनर आपको इसका गैप नहीं देता बल्कि आपको ये बताता है इतनी लाइंस हैं 1 मिलीमीटर में। जैसे यहाँ उसने बता दिया 600 लाइंस पर मिलीमीटर, ये डी नहीं है, डी इसका इनवर्स होगा। उसने तो आपको ये बताया कि भाई 600 लाइनें हैं 1 मिलीमीटर में, मतलब 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 के अंदर, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर्स के अंदर ये 600 लाइंस। एक लाइन की लेंथ कितनी होगी भाई, डी होगी।
जो कि डी है क्या, एक लाइन की तो लेंथ है, दो स्लिट के दरमियान का फासला बोल दो या एक लाइन की लेंथ बोल दो। तो यहां से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डी की वैल्यू को जज कर लिया 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर्स। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये जो थीटा होता है ना बेटा, ये हमेशा 0th और nth ऑर्डर के दरमियान में होता है। ये नहीं होता कि 0 और 1 के दरमियान का, फिर 1 और 2 के दरमियान का, फिर 2 और 3 के, नहीं। 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, जो n रखोगे उसका एंगल आएगा 0th ऑर्डर से। अगर तुम n3 रखते हो तो जो एंगल मिलेगा वो 0 से लेकर 3rd ऑर्डर तक का मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं, थोड़ा बहुत तुम लोगों को इसमें समझा देता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो इंसिडेंट हुई है नॉर्मली एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर है उसमें। वो बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन ऑफ द 0th एंड द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज फाउंड टू बी 10 डिग्रीज। 0 और फर्स्ट ऑर्डर के दरमियान का एंगल थीटा 10 डिग्री है। मतलब जब n 1 है तो थीटा 10 है। और 3000 लाइन से 1 सेंटीमीटर में तुम्हें डी नहीं दिया हुआ, तो तुमने डी निकाला। यहाँ पे कैसे निकाला? 3000 लाइन है 1 सेंटीमीटर में, मतलब 3000 इन 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर्स। एक लाइन उसका डिस्टेंस डी हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें डी मिल गया 3.33 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर्स। वो बोलते हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया एन लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। एन रखा 1 और थीटा रखा 10, क्योंकि मुझे पता था जब एन 1 है तो थीटा 10। एन रखा 1, थीटा रखा 10। डी की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, वो यहाँ लाके रख दी। मुझे वेवलेंथ मिल गई 5.8 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स, मतलब अराउंड 600 नैनोमीटर्स या 580 नैनोमीटर। मतलब ये रेड लाइट के करीब का ऑर्डर है, क्योंकि मैंने बताया तो रेड लाइट 600 650 के करीब जा रही होती है, तो ऑरेंज रेड इस टाइप का शेड होगा। इसी तरह पार्ट बी में मैं बोलता हूँ एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का एंगल बताओ 0 से। क्या करना है? n2 रख देना है। वेवलेंथ तो आ चुकी है, सही है, वेवलेंथ भी है, n आपको पता है, d आपको पता है, आप थीटा निकाल लो। थीटा आया 20.4। अब आप खुद देखो 0 और 1 के दरमियान का एंगल था 10, 1 और 2 के दरमियान का एंगल आ रहा है 10.4 डिग्री। एंगल बढ़ गया। जो 0 और फर्स्ट ऑर्डर के दरमियान का गैप था, फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में उससे ज्यादा गैप है। आपके पास एक ग्रेटर एंगल आपको मिल रहा है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर के फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के दरमियान का एंगल बता दिया 10.4 डिग्री से। जो आंसर मिलेगा वो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान का नहीं था, वो 0 और सेकंड के दरमियान का था। आपको ये पता चल गया था, आपको ये पता चल गया था, आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आंसर मिला। इसी तरह अगर वो बोलता 2 सेकंड ऑर्डर के दरमियान का एंगल बताओ भाई, अगला सेकंड ऑर्डर यहां होता ना, तो ये 20.4, ये भी 20.4, तो ये हो जाता 40.8 डिग्री। 2 सेकंड ऑर्डर्स के दरमियान का एंगल, एक सेकंड ऑर्डर ऊपर, एक सेकंड ऑर्डर नीचे, 40.8 डिग्री हो जाता आपके पास। इसी तरह मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द विजिबल ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम ऑर्डर, सबसे ज्यादा कौन से ऑर्डर का एंगल आप देख सकते हो? तो देखो आपके पास मैक्सिमम एंगल जो बन सकता है ना बेटा वो 90 है। इससे ज्यादा डिफ्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट जो स्ट्रेट आ रही थी वो इतनी बेंड हो सकती है कि वर्टिकल हो जाए, इससे ज्यादा बेंड नहीं हो सकती, फिर रिफ्लेक्शन होगी, वो डिफ्रैक्शन से टकरा के वापस चली जाए, तो वो रिफ्लेक्शन है, वो कोई डिफ्रैक्शन नहीं हुई थी। तो आपको अगर मैक्सिमम ऑर्डर चाहिए आप थीटा रख दो 90, बाकी सब तो पता है। तो यहां से आपके पास आया 5.74। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 6 पे राउंड ऑफ करोगे, आप बोलोगे 5वां ऑर्डर आखिरी ऑर्डर है, छठा ऑर्डर बन नहीं सका था, 5 ऑर्डर बने थे उसके बाद एंगल खत्म, मतलब आपका ब्रेड फ्रिंज जाना खत्म हो गया। छठा ऑर्डर बनने से पहले 90 डिग्री आ गया, छठा ऑर्डर बनने से पहले 90 डिग्री आ गया आपके पास। इसका मतलब आपके पास जो मैक्सिमम ऑर्डर आया बेटा वो 5th ऑर्डर आया, 5वां ऑर्डर। और अगर वो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मांग ले, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्पॉट्स बताइए, अब स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो देखो 5th ऑर्डर था ना तुम्हारा लास्ट,
तो उसका मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऊपर, 1 2 3 4 5 नीचे, और दरमियान में 0 था। तो 5 ऑर्डर ऊपर, 5 ऑर्डर नीचे, एक दरमियान में 0 ऑर्डर। आपके पास जो दोनों का सम हो गया वो हो गया 11। आप टोटल 11 ऑर्डर्स बोलोगे। इस सवाल के ऊपर ख्याल रखना कि एग्जामिनर पूछ क्या है। इसी तरह वो व्हाइट लाइट पे सवाल कर सकता है, व्हाइट लाइट की डिफ्रैक्शन कैसी होगी, व्हाइट लाइट की डिफ्रैक्शन ऐसी होगी, सेंटर से लाइट पास होगी जो बिल्कुल स्ट्रेट है वो व्हाइट लाइट ही देगी, ब्राइट फ्रिंज सेंटर वाली बिल्कुल व्हाइट लाइट होगी। उसकी वजह यह है कि सारी वेव जो उस पॉइंट तक आएंगी सब इन फेज होंगी, सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, सारे कलर्स एक ही जगह पे बन जाएंगे, रेड भी यहीं बनेगा, ब्लू भी यहीं बनेगा, येलो ऑरेंज सब एक ही जगह पे जब बनेंगे तो आपको पता है जब 7 कलर्स कंबाइन होते हैं तो व्हाइट लाइट बनती है। तो सेंटर पे आपको तमाम कलर्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, लिहाजा कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ व्हाइट लाइट बन गई। लेकिन साइडों में ऐसा नहीं हुआ, साइडों में पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न भी ऐसा बन रहा है कि 0th ऑर्डर के नजदीक वायलेट आ रहा है और रेड दूर आ रहा है। क्योंकि आप जब वेवग्योर देखते हो बेटा, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है, और एन लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा के मुताबिक जितने ज्यादा वेवलेंथ उतना बड़ा एंगल, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी बड़ी एंगल आपको मिलेगा। अब रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो लिहाजा रेड का एंगल ज्यादा, वायलेट की वेवलेंथ कम तो वायलेट का एंगल भी कम। हर ऑर्डर पे यही होगा। तो ये आप देख सकते हो कि वायलेट करीब बन रहे हैं, रेड दूर बन रहा है। इसमें भी वायलेट करीब बना है, रेड दूर बना है, भले कौन सा भी ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो सेकंड ऑर्डर हो, हमेशा यही होगा। और ये एग्जामिनर पूछता है कि भाई 0th ऑर्डर पे आपके पास व्हाइट लाइट क्यों बनी, तो आप इसका जवाब भी लिख सकते हो। At n equals 0, all the waves are in phase and they have no path difference at all. So all of the colors perform a constructive interference and they join to form a white light. ठीक है भाई, आज का मैं यहाँ पे मामला यहाँ तक रख रहा हूँ। मेरे लेक्चर्स का ड्राइव का लिंक मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।